आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। हम देने जा रहे हैं आपको एक जरूरी जानकारी। हमारे देश में एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया और सिकल सेल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इस बीच और भी कई घातक बीमारियां हैं जो लोगों को अपना शिकार बना रही है। ऐसे में होम्योपैथी इलाज अब लोगों के लिए रामबाण साबित हो रहा है और लोगों में इसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही कई बीमारियों के बारे में जो कि होम्योपैथी इलाज से बिल्कुल ठीक हो रही हैं और इस दिशा में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं डॉक्टर A.K. द्विवेदी, जो कि मेंबर हैं साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के। इसके साथ ही आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के, जो कि इंदौर में है। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं SKRP गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इंदौर में। आज हम उनसे कई अहम जानकारियां लेंगे और सवाल भी पूछेंगे। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि पिछले कई सालों से एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया और सिकल सेल की बीमारी पर जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ कई मरीजों को जीवन दान प्रदान कर चुके हैं। यह प्रेरणा आपको कहां से मिली? होम्योपैथी इतनी गंभीर समस्या पर कैसे प्रभावी है, यह भी आपसे जानना चाहेंगे। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में एनीमिया की समस्या काफ़ी गंभीर हो चुकी है जी। मैंने पिछले कई वर्षों में जो लोग अपने आप को सामान्य समझते थे, जब उनका नॉर्मल CBC जांच कराया, जब उनका हीमोग्लोबिन चेक हुआ, तो आपको यह जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि जो लोग अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझते थे, ऐसे स्वस्थ लोगों की ब्लड जांच हुई, CBC जब जांच हुई तो 100 में से 48 लोगों का हीमोग्लोबिन कम आया, काफ़ी कम आया। वैसे हीमोग्लोबिन 13 ग्राम परसेंट से 15 ग्राम परसेंट तक होना चाहिए, और जिन लोगों का हमने जांच कराया तो खास करके अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन आया लगभग 9 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम परसेंट। और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि 100 में से 25 महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन था वो 7 ग्राम परसेंट, 8 ग्राम परसेंट, 6 ग्राम परसेंट था, और 3-4 महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन था वो 4 ग्राम परसेंट, 5 ग्राम परसेंट था। और वो लोग काम करते थे, लोग ऑफिस जाते थे, अपना जो भी रूटीन काम करते थे, और काम करने के बाद वो लोग थक जाते थे या उनको बुखार जैसा लगता था, तो वो लोग शाम को आकर के कोई भी दर्द की गोली खा लेते थे। तो ये कोई भी दर्द की गोली खा लेना, खुद से गोली खाना बहुत ही हानिकारक हो जाता है। अगर ऐसा आप लगातार करेंगे तो धीरे धीरे यही बीमारी आपकी जो एनीमिया है वो अप्लास्टिक एनीमिया में चेंज हो जाएगी। अब लोगों को ये समझता नहीं है कि अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अप्लास्टिक का मतलब होता है हमारा जो बोन मैरो है वो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बंद कर देता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं, एक RBC है, एक WBC है और तीसरा प्लेटलेट्स है। जब तीनों सेल्स का बनना बंद हो जाता है तो उसको पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं। जब हमारी CBC में तीनों सेल्स कम हो जाती हैं और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है तो उसको पैनसाइटोपेनिया बोला जाता है। काफ़ी सारे मरीज पूरे देश से हमारे पास आते हैं, राजस्थान से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से, देश के बाहर से भी आते हैं, दुबई से, US से, कनाडा से, बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से। तो ये समस्या बहुत गंभीर होती चली जा रही है और बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को अप्लास्टिक एनीमिया की समस्या बहुत गंभीर हो रही है। जी। हमने गुजरात के एक बच्ची का ट्रीटमेंट किया, जो छोटी बच्ची थी, उसके पेरेंट्स लेकर के आए और उन्होंने बताया कि ये 3 से 4 दिन में एक बार लैट्रिन जाती है। जब 3 से 4 दिन में बच्चा एक बार लैट्रिन जाएगा तो उसका जो स्टूल है वो बहुत सूख जाएगा और हार्ड स्टूल के कारण ब्लीडिंग होने लगेगी, और जब ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा तो उसको परेशानी बढ़ जाएगी। जब वो स्टूल नहीं जाएगा तो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं प्रॉपर होगा तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा है और वो रेगुलर स्टूल नहीं जा रहा है तो पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सभी एनीमिया के मरीजों को, अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों को, सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को और थैलासीमिया के मरीजों को या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के मरीजों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्रत्येक महीने CBC जांच अवश्य कराएं। CBC बहुत सस्ती होती है और हमारे पास के लैब में ही हो जाती है।
कई बार क्या होता है कि जब हम जांच नहीं कराते हैं, काफ़ी लंबा समय बीत जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब चक्कर खा करके गिर जाते हैं मरीज और डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ जब सीबीसी की जांच होती है तो पता चलता है कि उसका तो खून ही कम हो गया, 3 ग्राम % खून है। तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर अचानक से आपको आँख से ब्लीडिंग हो रही है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से ब्लीडिंग हो रही है या स्टूल में ब्लीडिंग होने लग गई, तो आपको तुरंत नज़दीकी डॉक्टर को मिलना चाहिए या सीबीसी जांच कराना चाहिए। मैं आपके माध्यम से हमारी जो महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका माहवारी बंद हो चुका था, मान लो माहवारी बंद होकर के 5 साल 8 साल बीत गए हैं और उसके बाद अचानक से ब्लीडिंग होने लग गई, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इसको आप लापरवाही नहीं करिए, छुपाइए नहीं, तुरंत आप घर के सदस्यों को बताइए और डॉक्टर को बताइए और सीबीसी जांच कराइए और अगर संभव है तो सोनोग्राफी या एमआरआई कराइए। क्योंकि पीरियड के बंद होने के बाद, मेनोपॉज हो जाने के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो उसमें कैंसर जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। आगे आने वाली पीढ़ी को हमको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। आप देखें हमारे पूर्वज कितने समझदार थे, वो रियल रिसर्च करते थे। उनको ये पता था कि हम जब ठंड में 2 महीने गुड़ और ड्राई फ्रूट का लड्डू खाएंगे या अलसी का लड्डू खाएंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेगी और हम बीमार ही नहीं होंगे। हड्डियां मजबूत रहेगी का क्या मतलब है? हड्डी, हमारी बोन्स जो है, जो स्ट्रांग बोन होती है उसमें बोन मैरो होता है। हड्डी मजबूत रहेगी मतलब बोन मैरो आपका मजबूत रहेगा और जब बोन मैरो मजबूत रहेगा तो अच्छा ब्लड बनेगा, तो आप बीमार होंगे नहीं। तो पूर्वजों से आप सीखिए और अगली पीढ़ी में ये बात जाए, इसके लिए हमारे बच्चों, जो युवा पीढ़ी है या जो चाइल्डहुड एज है, उनको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास एक मरीज आया था जिसको अपर पैलेट में स्प्रिंग चुभ गई थी। ये बात 25 साल पुरानी है और जब उसने स्प्रिंग निकाला तो उसके अपर पैलेट से ब्लीडिंग चालू हो गई। ब्लीडिंग देख करके उसने डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर्स ने उसको बताया कि ये तो अप्लास्टिक एनीमिया है और ठीक ही नहीं होगा। तो वो घबरा गया और हमारे पास आया। हमने उसको होम्योपैथिक दवाई दिया और वो जब ठीक हो गया तो तब से मेरा ये सिलसिला चालू हुआ कि इतनी जटिल बीमारियों के लिए लोगों को समझाने की भी ज़रूरत है। और मैं अगर बात करूं तो लगभग 25 साल हो गए जिससे हम एनीमिया के लिए लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं। डॉक्टर द्विवेदी, ये सवाल बहुत ज़रूरी है जानना, दर्शकों तक पहुंचाना कि ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जो परेशानी है वो देश में तेजी से पैर पसार रही है। सब जानते हैं ये बात। होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली इन पर कैसे प्रभावी है? बहुत ही अच्छी बात है। हमारे बच्चे, मतलब हमारे युवा भारत के भविष्य हैं। अगर उनको ही बीमारी रहेगी तो कैसे हमारा भारत समृद्ध होगा और पेरेंट्स भी परेशान रहेंगे। अगर बच्चा बीमार रहता है तो पेरेंट्स जब वर्किंग में जाते हैं तो उनका काम करने में मन नहीं लगता है। तो बच्चों की जो बीमारियां हैं, छोटी छोटी बीमारियों की मैं बात करूंगा। अगर बच्चे को बार बार लूज मोशन हो रहा है, आपने उसको एंटीबायोटिक भी दे दिया, अस्पताल में भर्ती भी कर दिया, लेकिन उसका लूज मोशन नहीं ठीक हो रहा है, तो आप तुरंत होम्योपैथिक दवाइयाँ दें। होम्योपैथिक दवाइयाँ बच्चों को लेने में बहुत आसान होती है। मीठी गोलियों में भी दी जा सकती है, पानी में दी जा सकती है, दूध में दी जा सकती है, दाल के पानी में दी जा सकती है। बच्चा बहुत आसानी से ले लेता है। इसीलिए तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास बच्चे बहुत हंसते खेलते हुए आते हैं। लूज मोशन की समस्या अगर उसको बार बार होती रहेगी तो बच्चे का ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगा जी। इसी के साथ साथ अगर कब्ज हो जाएगा तो उससे भी उसको बहुत परेशानी होने लगती है। और जो बहुत कॉमन सी समस्या हो गई है, कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बार बार बच्चे का सर्दी जुकाम होना या खांसी होना। आजकल ड्राई कफ का चलन हो गया है। इतना ज़्यादा ड्राई कफ से लोग परेशान हैं, 2-2 महीने तक ड्राई कफ ठीक नहीं हो जाता है। जबकि होम्योपैथिक दवाई अगर लेते हैं तो ड्राई कफ, हुपिंग कफ, इस तरह की जो रैटलिंग साउंड है वो सब होम्योपैथिक दवाइयों से बहुत आसानी से ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा नक्सीर की समस्या है, वर्म्स की समस्या है, बच्चों में बेड वेटिंग की समस्या है। रात को वो बिस्तर गीला कर देते हैं, उससे पेरेंट्स को भी शर्मिंदगी महसूस होती है और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको भी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो बेड वेटिंग ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सीपी चाइल्ड है, ऑटिज़म है, ADHD है, या फिर मंगोलियन चाइल्ड है, या फिर डाउन सिंड्रोम है, इसके काफ़ी सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। और पेरेंट्स को
पेडियाट्रिशियन या दूसरे डॉक्टर ये बता देते हैं कि ये बीमारी तो ठीक ही नहीं होती है, तो वो बहुत निराश हो जाते हैं। तो जो बीमारियां ठीक नहीं होती हैं उसमें भी होम्योपैथी काफ़ी कारगर प्रयास कर रहे हैं हम लोग। होम्योपैथी से अगर वो बच्चा अपना रूटीन का काम करने लग जाता है तो मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी अच्छा प्रयास है। तो मुझे लगता है ADHD या ऑटिज़म या डाउन सिंड्रोम के लिए भी होम्योपैथिक प्रयोग की जा सकती है। डॉक्टर द्विवेदी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि होम्योपैथी दवा मीठी होने के कारण बच्चों में काफ़ी पसंद तो की जाती है, लेकिन जिन बीमारियों का जिक्र आपने किया, होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली का आपने जिक्र किया है, उम्मीद करते हैं कि परिजनों को सटीक और सही जानकारी अब मिल गई होगी। डॉक्टर साहब, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से लेकर AVN और कैंसर की समस्या भी काफी बढ़ती जा रही है, लोगों में डर भी है। होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली इन पर कैसे कारगर है? जी, आजकल हर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात कर रहा है। अगर मैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात करूं तो उसमें चाहे आर्थराइटिस हो या जॉइंट पेन हो या गाउट हो। आपने बोला कि AVN की समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। AVN की समस्या पहले भी थी, लेकिन कोविड के बाद AVN की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कोविड के बाद ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की लोग बात कर रहे हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में जब लोग काफ़ी सारा पेन किलर ले लेते हैं या काफ़ी सारा स्टेरॉइड ले लेते हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होता है, तब हमारे पास आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि अगर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बता दिया गया है या ये बता दिया गया है कि आपको स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलाइटिस है, एंकोलाइजिंग है या फिर आर्थराइटिस है और ये ठीक ही नहीं होगा, तो आप होम्योपैथिक दवाई लेकर के देखें। मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनका नी ऑपरेट हो चुका होता है। नी ऑपरेट होने के बाद भी वो चल नहीं पाते हैं। तो ऑपरेट होने के बाद भी जब चल नहीं पाता है आदमी, तब हमारे पास आता है। तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि ऑपरेशन आप रिजर्व करके रखिए ना। आप थोड़े दिन होम्योपैथिक दवाई खा करके देखिए। अगर होम्योपैथिक दवाई से आपका ऑपरेशन बच सकता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं मरीजों से रिक्वेस्ट करता हूं कि लोगों को जनहित में अपना आप एक्सपीरियंस शेयर करें। लोगों को ये लगता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत स्लो होती हैं, ऐसा नहीं है। जब बीमारी बढ़ जाती है तो बीमारी को ठीक होने में एक नियमित समय तो लगेगा ना, तो वो समय होम्योपैथी ट्रीटमेंट से लगता है। आप देखिए, ठंड का टाइम है, अस्थमा से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, ठंड में उनको परेशानी बढ़ जाती है। कई सालों से लोग अस्थमा का इलाज कराते रहते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है। हमारे पास लोग आते हैं, हम लोग अस्थमा के लिए दवाई देते हैं, छोटे बच्चे भी ठीक हो जाते हैं, बुजुर्ग भी ठीक हो जाते हैं, कई बार इन्हेलर भी उनका छूट जाता है। तो होम्योपैथी इतना इफेक्टिव है। अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है या अस्थमा है या कोई पुरानी बीमारी है, उसको ठीक होने में साल, 1.5 साल, 2 साल लग भी रहा है, तो जहां आपको 20 साल से परेशानी थी, अगर 1.5-2 साल में ठीक हो गया तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत जल्दी ठीक हो गया। आपने कैंसर की बात की। कैंसर आज बहुत ज्वलंत समस्या बन गई है। अभी मन की बात में माननीय मोदी जी भी कैंसर की जिक्र कर रहे थे कि कैंसर के लिए अवेयरनेस और एश्योरेंस की ज़रूरत है। समय पर अगर आपको पता चल जाता है कि कैंसर की बीमारी है और डॉक्टर का एश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगता है इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। होम्योपैथी पैलिएटिव मोड की चिकित्सा प्रणाली है। अगर कैंसर में ऑपरेशन के बाद, कीमोथेरापी के बाद और रेडियोथेरापी के बाद आपको पुनः कैंसर डेवलप हो गया है, उस जगह का डेवलप हो गया है या शरीर के किसी अन्य अंग में डेवलप हो गया है, तो आप तुरंत होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9826042287। कैंसर में हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। गॉल ब्लैडर के कैंसर में जब ऑपरेट नहीं होता है तब लोग हमारे पास आते हैं, तो हम उनको जीवन पर्यंत, जब तक वो जिंदा रहते हैं, परेशानी न हो उसके लिए काफ़ी बेहतर परिणाम दे रहे हैं। इसी तरीके से प्रोस्टेट कैंसर, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, ये पुरुषों की बहुत बड़ी समस्या है। चाहे BPH हो, चाहे एडिनोकार्सिनोमा हो, उसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी बेहतर काम कर रही है। लेकिन लोग जब तक आते हैं हमारे पास, वो ऑपरेशन करा लेते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर लोग उनके पेशाब के नली में कैथेटर लगा देते हैं और उनको ये समझाते हैं कि अब आपको कैथेटर से ही पेशाब करना पड़ेगा। तो ऐसे काफ़ी मरीजों का हमने कैथेटर निकलवा दिया है और 80-80 साल के मरीज भी स्वतः पेशाब कर पा रहे हैं। तो ये होम्योपैथी और होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की बड़ी कृपा है कि ऐसे मरीज जब कहीं नहीं ठीक होते हैं तब हमारे पास आते हैं और हम उनको होम्योपैथिक दवाइयों से मरते दम तक परेशानी न हो उसके लिए प्रयास करते हैं। तो कैंसर के मरीजों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप अवेयरनेस
लोगों को बताइए कि अगर कहीं गठान हो रही है तो तुरंत उसका जांच कराएं, डरे नहीं। ब्रेस्ट के कैंसर में ब्रेस्ट ऑपरेट हो जाता है, उसके बाद हाथ में सूजन आ जाती है, हाथ उठा नहीं पाते हैं मरीज, तो हम ऐसे मरीजों को होम्योपैथिक दवाई देते हैं जिससे उनका सूजन कम हो जाता है। तो कैंसर का, चाहे लंग के कैंसर में देखिए, जहां ऑपरेशन ही नहीं हो पाता है, उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लगती है या खांसी की परेशानी होने लगती है, तो उसके लिए भी हम होम्योपैथिक दवाई से काफ़ी बेहतर परिणाम दे रहे हैं। कई बार लोग ऑक्सीजन की मशीन लगा करके हमारे पास आते हैं, तब हम उनको होम्योपैथिक दवाई से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बेहतर जो मैं कर रहा हूँ, कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी लेने के बाद जब लोगों का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है या प्लेटलेट कम हो जाता है या पैनसाइटोपिनिया डेवलप हो जाती है, तो ऐसे सभी मरीजों को मैं होम्योपैथी से काफ़ी बेहतर परिणाम दे रहा हूँ। और वो लोग कीमोथेरापी के साथ भी होम्योपैथी लेते हैं तो उनका ब्लड काउंट जो है बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन भी बेहतर हो जाता है, ताकि उनको कीमोथेरापी लग सके। नहीं तो कीमोथेरापी लगाने वाले डॉक्टर मना कर देते हैं कि आपका जब तक हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा या प्लेटलेट नहीं बढ़ेगा तब तक हम कीमोथेरापी का डोज नहीं दे सकते हैं। कई बार लोग ब्लड चढ़ाने के बाद भी कीमोथेरापी के साथ साथ जब ब्लड नहीं बढ़ता है तब हमारे पास आते हैं, और हम पैनसाइटोपिनिया और कीमोथेरापी के कारण जो एनीमिया हो जाती है उसमें भी काफ़ी अच्छा लोगों को सहयोग कर पा रहे हैं। डॉक्टर द्विवेदी, बदलते परिवेश और वातावरण के लिहाज से दो बड़ी समस्या हैं जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तो बाल झड़ने की समस्या और त्वचा संबंधी बीमारियां जो आजकल काफी बढ़ती जा रही हैं। होम्योपैथी चिकित्सा स्किन के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, लोगों के बीच इसको लेकर काफी चर्चा भी रहती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और जनता के लिए क्या राय है? जी, बाल झड़ना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर आप देखेंगे तो कम उम्र के युवाओं में या लड़कियों में भी बाल झड़ना या बाल सफ़ेद हो जाना की समस्या बहुत बढ़ गई है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से केमिकल का प्रयोग है, शैम्पू का चलन है, रोज़ टीवी पे देखा नया शैम्पू लेकर के आ गए, शैम्पू का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से मुझे लगता है बाल की झड़ने की समस्या बढ़ गई है। जिनका भी बाल झड़ने की समस्या है, मैं उनको बताऊँगा कि आप नियमित खान पान अपनाएं, थोड़ा सा प्रोटीन डाइट लें, थोड़ा कैल्शियम लें, विटामिन सी लें, और सिर शासन करके देखिए। जो सिर शासन होता है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो दीवार से लग करके देखिए। अगर इन सब प्रयासों के बावजूद भी आपका बाल झड़ने की समस्या ठीक नहीं हो रही है तो बाल्डेंस के लिए होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। हमारे पास लोग आते हैं, किसी का दाढ़ी के पास में बाल झड़ गया, किसी की आँख की आईब्रोज निकल जाती है या आई लेसेस झड़ जाते हैं, हम उसको भी होम्योपैथिक दवाई से पुनः वापस ला देते हैं। और सिर के बाल झड़ने की समस्या तो बहुत ही गंभीर हो गई है। लोग बाल्डनेस लेकर के आते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे महिलाएं हों, उनको हम जब होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो पुनः उसी तरीके का या और बेहतर तरीके से बाल आ जाते हैं, जो खींचने से भी नहीं गिरते हैं। तो होम्योपैथिक में जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं उससे बाल झड़ना बिल्कुल रुक जाता है। और मैं जो दवाई देता हूँ वो 50 मिलीस्मल पोटेंसी की दवाइयाँ होती हैं, और हम लोग जो मरीजों को लगाने का कुछ भी ना शैम्पू देते हैं ना तेल देते हैं, सीधे उनको खाने और पीने की दवाई देते हैं, जिससे बाल झड़ना पूरी तरह से रुक जाता है। स्किन की जो परेशानी है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग ड्राइनेस के लिए लेकर के आते हैं। अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो अपनी बेटी को लेकर के आई थी। बेटी 11 साल की थी। वो बोली कि वो दिन भर कुछ न कुछ मॉइस्चराइज़र लगाती रहती है और स्कूल भी लेकर के जाती है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र इतना लगाने से थोड़ी स्किन अच्छी हो जाएगी। स्किन जो है अंदर से सॉफ्ट रहेगी तब अच्छी होगी, नहीं तो ड्राइनेस तो आएगा ही। उसके लिए मैं आपके माध्यम से लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा कि पानी खूब पीजिए। और हम लोग होम्योपैथिक दवाइयाँ जो देते हैं उससे काफ़ी मरीज ठीक हो चुके हैं। जो ठीक हो चुके हैं उनके वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। आप यूट्यूब पे लिखेंगे डॉक्टर AK द्विवेदी इंदौर, तो आपको बहुत सारे मरीजों के वीडियो आ जाएंगे जो ठीक हो चुके हैं। उनको दोबारा कभी वापस परेशानी नहीं हुई, वो आज भी हमारे कांटेक्ट में हैं। तो मैं ये जानता हूँ कि 20 साल पहले जो सोरियासिस का मरीज ठीक हो गया उसको 20 साल में वापस रिकरेंस नहीं हुआ, तो ये कितनी बड़ी बात है। होम्योपैथिक दवाई रिकरेंस को भी ठीक कर सकती है। स्किन की जो बीमारी है वो बार बार होने वाली बीमारी है। हर मौसम में स्किन जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, तो मौसम के अनुसार भी हमको स्किन को बचाना होता है। तो अगर आप मौसम के अनुसार स्किन का ध्यान रखेंगे, पानी खूब पिएंगे और होम्योपैथिक दवाई लेंगे तो आपकी स्किन की समस्या पूरी तरह से खत्म हो सकती है। कितनी जरूरी जानकारी आपने साझा की है। डॉक्टर द्विवेदी, होम्योपैथी को लेकर लोगों में अलग अलग अवधारणाएं होती हैं।
आपका होम्योपैथी एडवांस्ड होम्योपैथी कैसे हो गई? दूसरे लोगों से अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या अलग है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। हमारा जो एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर है, हम लोग एडवांस्ड होम्योपैथी ऐसे हो गए कि हम लोग बीमारी के लिए लोग जो आते हैं उनको डराते नहीं हैं। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, होम्योपैथी में 3 तरह का मेडिसिन बनाने का फार्मूला है। एक तो डेसिमल स्केल, सेंटीसिमल स्केल और 50 मिलीसिमल स्केल। तो हम लोग डेसिमल, सेंटीसिमल और 50 मिलीसिमल तीनों प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करते हैं। जो 50 मिलीसिमल स्केल है वो हेनीमैन जी ने, जो इसके फाउंडर थे, उन्होंने बहुत लेट स्टेज में लिखा। उन्होंने देखा कि जब डेसिमल का इस रिजल्ट बहुत धीरे था तब उन्होंने सेंटीसिमल स्केल बनाया। जब सेंटीसिमल का रिजल्ट धीरे था तब उन्होंने 50 मिलीसिमल स्केल बनाया। कहने का मतलब ये है कि आपने सुना होगा कि कैलकेरिया फास्ट 3x या नेट्राम्यूर 3x जो बच्चों को दी जाती है, फेरम फास्ट 3x ग्रोथ के लिए, ये सब 3x, 6x या 12x या 30x ये जो है ये डेसिमल स्केल है। फिर आपने देखा होगा कि कुछ दवाइयाँ आती हैं जो 30 होती है या 200 होती हैं, 1 10 ये सेंटीसिमल स्केल की दवाई है। और हम लोग जो यूज़ करते हैं वो 50 मिलीसिमल स्केल की दवाई है, जिसका रिजल्ट बहुत फास्ट होता है। मरीजों को बहुत ज़्यादा परहेज करने के लिए नहीं बताते हैं, तो ये लेने में भी बहुत आसान होती है और इसका रिजल्ट भी बहुत फास्ट होता है। इसके अलावा जो हम बेहतर काम कर रहे हैं, लोगों को बीमारियों के लिए अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। मैं सेहत एवं सूरत नाम की एक मैगजीन प्रकाशित कर रहा हूँ पिछले 12 सालों से, जो हर महीने अलग अलग बीमारियों पर होती है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग उस बीमारी से रिलेटेड सभी प्रकार के जो ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं उसकी जानकारी देते हैं और उसमें लोग बचाव के तरीके अपना सकते हैं। हम मेडिक्लेम पे भी एक बार मैगजीन निकाले थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हमने डाइट चार्ट तैयार किया है जो मरीजों को देते हैं। हम उनको उनकी बीमारी के बारे में उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराते हैं, लिटरेचर अवेलेबल कराते हैं, जिससे लोगों को बहुत सुविधा हो जाती है। लोग डरे हुए, घबराए हुए आते हैं हमारे पास। जब मरीज आता है तो वो बार बार यही पूछता है कि डॉक्टर साहब हम ठीक हो जाएंगे, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। हमको ठीक करने से ज़्यादा उसमें ये आस, ये उम्मीद जगाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि आप ठीक भी हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग एडवांस्ड हैं दूसरे लोगों से। मैंने मध्य प्रदेश शासन में जब हिंदी में चिकित्सा पाठ्यक्रम आया तो हिंदी में मैंने मानव शरीर रचना विज्ञान लिखी। मानव शरीर रचना विज्ञान ये हमारी पब्लिश हुई थी 2022 में दिसंबर में। हमारे प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी उस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थे। उस समय वो उच्च शिक्षा मंत्री थे और आज अत्यंत हर्ष की बात है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है। वो चाहते हैं कि प्रदेश में और मेडिकल कॉलेज खुले और मेडिकल कॉलेज खुलने से लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं बेहतर हो सकें। तो मैं लोगों को यही बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि चिकित्सा की सुविधाएं बेहतर तो हो सकती हैं, लेकिन जब आप सही रास्ते पे जाएंगे, आप खुद से इलाज नहीं करिए, नज़दीकी मेडिकल स्टोर से दर्द की दवाई नहीं खाइए, आप गूगल पे सर्च करके नुस्खे नहीं अपनाएं। थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी सी बीमारी है तो थोड़ी सी जांच करा लें, थोड़ा नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले लें ताकि बीमारी बढ़े ना। हमारा जो मेन कंसेप्ट है, आज जो बीमारी है उससे आगे ना बढ़े। यदि हम इतना भी कर देते हैं तो हमको लगता है कि बहुत कर दिया, क्योंकि बीमारी नहीं बढ़ेगी तो कम होएगी। हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं, हम ऐसे मेजर्स की बात करते हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाए। हमारे पास काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे बच्चे का इम्यूनिटी बढ़ाने की कोई दवाई दे दीजिए। तो हम उनको समझाते हैं कि इम्यूनिटी किसी पैकेट में नहीं आ जाएगी, किसी सिरप में नहीं आ जाएगी। आप घर में जो उपलब्ध खाद्य पदार्थ हैं उसको खिलाइए। अब कई पेरेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि बच्चा चुकंदर खाता नहीं है, तो मैंने उनको सलाह दिया कि चुकंदर का एक टुकड़ा काट करके आप चावल में डाल दो, एक दिन उसको लाल चावल खिला दो। पालक का कुछ टुकड़े काट करके आप चावल में या दाल में डाल दो, एक दिन उसको हरा खिला दो। ऐसे ही आप रोटी बना सकते हैं, चुकंदर के रस को निकाल लीजिए, उससे आटा गूंथ लीजिए, एक दिन लाल रोटी या लाल पूड़ी बना लीजिए। आप पालक का रस निकाल लीजिए, उससे एक दिन आटा गूंथ लीजिए, एक दिन हरी पूड़ी बना लीजिए। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हम लोग प्रत्येक वर्ष फरवरी के लास्ट संडे से लेकर के मार्च के फर्स्ट संडे तक एक एनीमिया रथ
चलाते हैं, एनीमिया जागरूकता अभियान चलाते हैं। उसमें हमारे जो मेडिको स्टूडेंट हैं और कुछ जूनियर डॉक्टर्स वो लोगों के घरों तक जाते हैं, उनको एनीमिया के सारे लक्षण बताते हैं और जांच कराने का बताते हैं। कई बार हम लोग जांच भी मरीजों का वहीं निःशुल्क कराते हैं और उनको गुड़, चना, खारक, पिंड खजूर ये बांटते हैं, किशमिश और मूंगफली के दाने। ये एक सिंबॉलिक है कि आप ऐसा खाएंगे तो उससे खून बढ़ेगा, तो उससे काफ़ी अच्छी जागरूकता लोगों में देखने को मिल रही है। हमारे सांसद जो है, सांसद श्री शंकर लालवानी जी भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। तो लोगों के घर पे जब जाते हैं, हमारी टीम जाती है, कई बार मैं भी जाता हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों से या समाज सेवियों से या समाज सेवी संस्थाओं से आग्रह करूंगा कि इस अभियान में हमारा सहयोग करें और हमें सहयोग प्रदान करने के लिए आप हमको मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है drakdindore@gmail.com। मेल आईडी फिर से सुन लीजिए, drakdindore@gmail.com। या फिर आप हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 9826042287। मैं चाहता हूं कि एनीमिया जागरूकता मिशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि हम पीड़ित मानवता को इस गंभीर परेशानी से बचा सकें। एनीमिया जो है, लोग सोचते हैं कि छोटी बीमारी है, लेकिन मुझे लगता है कि एनीमिया ही कई बीमारियों की जननी है। तो आइए हम सब मिल करके एनीमिया मुक्त भारत बनाने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया डॉक्टर ए के द्विवेदी। सही इलाज और सही जांच ये कितना जरूरी है, और होम्योपैथी इलाज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण सवाल जो आपके जहन में आ रहे थे, उनका जवाब भी आज आपको मिल गया। अपने स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।